बच्चों गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। देखिए बच्चों, पिछली क्लास में हमने पाठ शुरू किया था द फन दे हैड। दिस इज द नेम ऑफ द फर्स्ट लेसन इन योर न्यू प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक। आपकी जो बच्चों नई प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक है उसका पहला पाठ था द फन दे हैड। इसका इंट्रो मैंने आपको पिछली क्लास में दिया था। टुडे आई एम गोइंग टू बिगिन द टेक्स्ट। आज बच्चों इसका जो मूल पाठ है उसको हम शुरू कर रहे हैं। तो पहला सेंटेंस जरा आप गौर से देखेंगे। Margie even wrote about it. Margie even wrote about it that night in her diary. देखो बच्चों, एक सिंपल सा सेंटेंस है। ये केवल एक शब्द है जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। शब्द कौन सा है? इवन। ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, मार्गी। ये बच्चों लड़की का नाम है, ठीक है, मार्गी। फिर लिखा मैंने रोट, ठीक है, मार्गी रोट अबाउट इट। तो इसका मतलब क्या हो गया, मार्गी ने इसके बारे में लिखा, ठीक है। अब आप देख रहे हो बच्चों, मार्गी सेंटेंस का सब्जेक्ट है और रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो बताओ टेंस कौन सा हुआ? पास्ट सिंपल टेंस हो गया कि नहीं हुआ? हो गया ना। तो मार्गी रोट अबाउट इट यानी मार्गी ने इसके बारे में लिखा। दैट नाइट यानी उस रात को। आपको बच्चों बताया दैट यानी क्या होता है, जरा बताना। दैट यानी बच्चों वह होता है। तो वह रात को तो बोलोगे नहीं आप बोलोगे उस रात को। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बच्चों ये जो वह है ना, इसी को आप उसमें बदल देते हो। जैसे मैं आपको कहता हूं कि टेक दिस, तो मैं इसका हिंदी अनुवाद ये थोड़ी करोगे आप, ये को लो। आप इसका अनुवाद यूं करोगे कि इसे लो। मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो दिस है बच्चों, इसका मतलब यह होता है, लेकिन दिस का मतलब इस भी होता है। दैट का मतलब वह होता है, लेकिन दैट का मतलब उस भी होता है। दीज का मतलब ये होता है, लेकिन दीज का मतलब क्या होता है? दीज का मतलब क्या होता है? टेक दीज, इसका मतलब क्या? इन्हें लो। तो इसका मतलब इन्हें या इनको भी होता है। और बच्चों दोज होता है ना, उस दोज का मतलब वो होता है, लेकिन उन्हें या उनको भी होता है। क्लियर हो गई ये बात? ओके। अब मैंने आपको कहा ये मार्गी रोट अबाउट इट, मार्गी ने इसके बारे में लिखा, कोई समस्या नहीं है। पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, मार्गी रोट अबाउट इट दैट नाइट यानी उस रात को, इन हर डायरी अपनी डायरी में। तो मार्गी ने इसके उसके बारे में मार्गी ने उस रात इसके बारे में अपनी डायरी में एंट्री की या अपनी डायरी में प्रविष्टि की। क्लियर है? अब बच्चों प्रश्न जो शब्द छोड़ दिया मैंने वो क्या है? वो है इवन। अब आप जानते हो बच्चों ये इवन है ना, ये वर्ब के पहले आ रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? इसलिए बच्चों ये एडवर्ब कहलाएगा। आप जानते हैं एडवर्ब्स आर दोज वर्ड्स व्हिच आर प्लेस्ड बिफोर ए वर्ब। यानी एडवर्ब वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग किसी वर्ब के पहले किया जाता है इन ऑर्डर टू क्वालिफाई द वर्ब। उस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए, उस क्रिया की विशेषता बताने के लिए। इतनी समझ में आ गई बात? तो मार्गी इवन रोट यानी मार्गी ने लिखा, अबाउट इट यानी इसके बारे में। फिर इवन क्या है? ये इवन बच्चों क्या है जरा ध्यान दो, इसका मीनिंग आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं ये क्या है। वैसे तो आप मैथ में भी पढ़ते हो इवन नंबर, वो अलग चीज है। इवन का मतलब होता है बच्चों यहां तक कि, यह आपको किसी शब्दकोश में नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूं। और आइए बच्चों इसमें यह भी लिखा हुआ, यह भी आना चाहिए, तब जाके मामला पूरा होगा। इवन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग किया जाता है वर्ब के ऊपर एम्फेसिस करने के लिए, यानी क्रिया के ऊपर बलाघात करने के लिए। जैसे बच्चों, अच्छा एक बात बताओ, क्या इवन का प्रयोग वर्ब के साथ होता है? नहीं बच्चों, इवन का प्रयोग वर्ब के साथ क्यों ना उनके साथ भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको ये कहा कि एवरीबडी वॉज प्रेजेंट देयर, हर कोई वहां मौजूद था। इवन यू, यहां तक कि तुम भी, प्रोनाउन के पहले कर दिया मैंने। एवरीबडी वॉज प्रेजेंट देयर इवन सोहन, यहां तक कि सोहन भी। तो सोहन एक नाउन है, मैंने उसके पहले भी इसका प्रयोग कर दिया है। बच्चों इस जगह पर्टिकुलर ये एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है, अच्छे समझ लीजिएगा। और इसका अनुवाद क्या होता है बच्चों? यहां तक कि। और ये खालिस्तान मैंने क्यों छोड़ा? क्योंकि जरा देखना बच्चों, यहां तक कि लिखा भी। क्या बोला बच्चों मैंने? यहां तक कि लिखा भी, या यहां तक कि तुम भी, यू, या यहां तक कि सोहन भी। तो बच्चों ये जो खालिस्तान है ना, यहां क्या आएगा? यहां बच्चों लिखा आएगा, यहां तुम आएगा, यहां सोहन आएगा, इसलिए खालिस्तान छोड़ा। ये शब्द बहुत ज्यादा काम में आता है। और बच्चा बीए में पास कर लेता तब तक वो इसको बोलता है, इवन इवन करता रहता है, लेकिन वो जानता नहीं है। और चूंकि वो जानता नहीं है इसलिए वो प्रयोग कई बार गलत करता है। अब मैं आपको ये चीज मैंने अच्छे समझा दी है, जीवन में कभी गलती नहीं करना, ठीक है। मार्गी, बच्चों मैं इसको मार्गी बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? मार्गी। लेकिन बच्चों कुछ लोग इसको मार्जी भी बोलते हैं। अब वैसे तो नियम क्या है आप जानते हो बच्चों, कि जी के बाद जब भी क्या आ जाता है? आई आ जाता है, ई आ जाता है या वाई आ जाता है, तो जी को वास्तव में जय ही पढ़ना चाहिए, ग नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ अपवादों को छोड़कर।
जैसे GIRL बच्चों ये एक अपवाद है, ये जरल नहीं है, ये गर्ल है। उसी तरीके से एक रजिस्टर देखना, REGISTER रजिस्टर, बच्चों ये रजिस्टर नहीं रजिस्टर है। एक मजिस्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट को छोड़ो। एक होता है बच्चों, जैसे वाई का दे देते हैं आपको उदाहरण, GYM, ये तो जिम है, ये तो जम नहीं रहा अपने। दूसरा उदाहरण देंगे हम। अब जैसे बच्चों एक शब्द हो, देखो रजिस्टर है ना, रजिस्टर तो गलत हो गया ना, इसमें तो ज बुध रहा है, अपने को तो ग बुलाना है, तो जैसे गर्ल हो गया बच्चों। एक GET गेट हो गया, एक क्या हो गया, गेट से फॉर गेट हो गया, टारगेट हो गया, वो दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब है एंगर, तो एंगर से बच्चों क्या हो जाता है, एंगर हो गया, ये FINGER, फिंगर नहीं कि पिंजर। लेकिन जिंजर होता है, जिंजर GINGR, जिंगर नहीं होता, वो अदरक वगैरह नहीं होती, ड्राई जिंजर है ना, वो सौंठ होती है, और अगर ड्राई नहीं है तो दैट इज अदरक होती है, तो वो एक अलग चीज है। अब बच्चों आपने देखा एंगर लिख दिया मैंने, और एक शब्द में आपको और लिखने वाला हूं, वो कौन सा है बच्चों, वो गिफ्ट है। कौन सा है, वो गिफ्ट है। अगर इन अपवादों को छोड़ दिया जाए तो अन्यत्र सर्वत्र जी का उच्चारण ज होता है, ग नहीं होता है, यदि उसके ठीक बाद आई, ई और वाई का प्रयोग हुआ है। क्लियर है, कोई सा शब्द ले लो, कोई अपवाद नहीं है इसका। फिर जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे बच्चों आप बोलते हो GEM जेम, GEM जेम होता है ना, ऐसा कोई सा भी आप कोई सा भी उदाहरण ले लो, अगर कोई भी अपवाद आपको मिल जाए तो मोबाइल नंबर मेरा आप सबके पास है, मुझे बता देना, ये मेरी गारंटी है, कोई अपवाद आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। ओके, जो अपवाद थे वो मैंने बता दिए हैं। अब बच्चों मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको क्या पढ़ें, मार्गी पढ़ें या मार्जी पढ़ें। अब बच्चों आप तो ये भी कहोगे साहब GEETA या GITA है तो इसको जीता पढ़ें क्या, ये तो बच्चों नाम है, प्रॉपर नाउन है, इसमें ये नियम लागू नहीं होता है। प्रॉपर नाउन में तो GITA जीता नहीं गीता ही होगा। ऐसे ये मार्गी है, लेकिन किसी जगह मैंने इसको मार्जी भी पढ़ा हुआ है, तो ये तो नाम है, इसमें इतना ज्यादा आपको डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। मार्गी वन रॉट अबाउट इट, मार्गी ने यहां तक कि इसके बारे में लिखा भी, दैट नाइट माने उस रात्रि को, इन हर डायरी माने अपनी डायरी में। कोई समस्या? अब बच्चों एक चीज है, पेरोनिम्स तो जानते हैं, हिंदी में युग्म शब्द कहते हैं। ये युग्म शब्द क्या है बच्चों, बड़े कंफ्यूज करते हैं। होता क्या है कि दो शब्द ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग में कोई खास फर्क नहीं होता है, थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन उनके अर्थ में आमूल चूल फर्क होता है, उनके अर्थ में आमूल चूल अंतर होता है। ऐसे शब्द कैसे होते हैं जरा देखना, ये बच्चों DIARY, कोई समस्या? अब जरा देखना DAIRY, कोई समस्या? समस्या है बच्चों, समस्या बहुत बड़ी समस्या है। ये तो डेयरी होती है जहां दूध वगैरह बेचने जाते हैं हम लोग, हम क्या करते हैं, भैंसों के दूध निकाल के डेयरी वाले को देखे आते हैं कि नहीं आते हैं, तो वो तो डेयरी है। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज डायरी। तो थोड़ा सा फर्क है, इसको आपको समझने की जरूरत है। जैसे बच्चों एक शब्द और बताता हूं आपको मैं, जैसे डेनियल, देखो बच्चों, एक डिनाइल, ध्यान देना, और एक DANIEL, डेनियल, दोनों का फर्क समझना। ये डिनाइल शब्द बच्चों डिनाई वर्ब से बना है। डिनाइल का मतलब होता है किसी चीज को सरे से खारिज कर देना। जैसे मैंने आपको कहा कि ही डिनाइड ऑल द चार्जेस लेबल्ड अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ जितने भी आरोप लगाए गए उसने सबको सरे से नकारा, खंडन किया कि साहब ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल शामिल नहीं। और ये डेनियल जो है बच्चों, ये किसको बोलते हैं, डेनियल हैज कम टू जजमेंट, न्याय करने के लिए आ गया एक डेनियल। डेनियल बच्चों क्या है, वैसे तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसका प्रयोग हम किसकी तरह करते हैं, इसका प्रयोग हम कॉमन नाउन की तरह करते हैं। डेनियल इज ए पर्सन हु इज ट्रू इन इंपार्टिंग जस्टिस। एक सच्चा न्यायाधीश जो होता है, उस सच्चे न्यायाधीश को बच्चों आप क्या बोलते हो, जैसे राजा विक्रमादित्य का नाम सुना है, कहते हैं वो नीर क्षीर विवेक रखते थे, दूध का दूध पानी का पानी कर देते न्याय में, वो डेनियल कहलाते हैं। उसी तरीके से किंग सोलोमन, वो न्याय के मामले में बड़े मशहूर हैं, ऐसे डेनियल भी है। आइए बढ़ते हैं। तो बच्चों ये समझ में आ गया पहला सेंटेंस, ऑन द पेज हेडेड, ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। क्या समझाना चाहता है ये? ऑन द पेज हेडेड का मतलब क्या होता है बच्चों, हेड यानी सिर होता है। अब बताओ, अरे बच्चों हेड यानी सिर होता है, लेकिन एक बार जरा हेड में ING जोड़ क्या बन जाएगा, हेडिंग हो जाएगा ना। हेडिंग माने क्या होता है, शीर्षक है। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ ऑन दैट पेज वेयर इट वाज टाइटल्ड, यानी वो पन्ना जिसके ऊपर ये टाइटल लिखा हुआ था। कोई भी डायरी स्टार्ट करते हो तो ऊपर सबसे ऊपर डेट आती है कि नहीं आती है? तो बच्चों ऑन द पेज का मतलब होता है ऑन दैट पेज, उस पेज के ऊपर। ठीक है, ये द क्यों लगा है, क्योंकि आगे देखो क्लोज जुड़ा हुआ है। आपको भी सर कहां क्लोज गए, तो वर्ब भी है। अरे बच्चों वर्ब है ना, यानी प्रेडिकेट है, तो इसका मतलब ये क्लोज है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ ऑन दैट पेज वेयर इट वाज हेडेड, वेयर इट वाज हेडेड। वेयर इट वाज हेडेड का मतलब होता है वेयर इट वाज रिटन, जहां पर ये लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, 17 मई 2157, यानी 17 मई
2157 लिखा हुआ था बच्चों। आप जानते हो 1857 क्रांति हुई थी। आप जानते हो 1757 प्लासी की जंग हुई थी। फिर 1957 उसका तो अपने को पता नहीं क्या हुआ था। फिर बच्चों 2057 उसका भी पता नहीं है, लेकिन 2157 अपने पास में आ गया है। एनीहाउ आइए बोलते हैं शी रोट, उसने लिखा टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को मिली है क्या? एक वर्चुअल बुक, एक रियल बुक, एक असल बुक, एक वास्तविक पुस्तक। अब देखो बच्चों, आज एक असली किताब मिल गई है किसको? टॉमी को। यहां आपको जो समझना चाहिए इस सेंटेंस में बच्चों वो ये है कि आपको ये सिखाया जाता है कि अगर किसी सेंटेंस में टुडे आ जाए तो या टू नाइट आ जाए। क्या बोला बच्चों? टुडे या टू नाइट। ध्यान दो बच्चों, टुडे और टू नाइट तो सही है, लेकिन कई बार आता है टुडेज नाइट। ध्यान दो, टुडेज नाइट ये बच्चों एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ये गलत है। टुडेज नाइट होता ही नहीं है, या तो टू नाइट बोलना चाहिए या तो टू नाइट बोलना चाहिए या टुडे बोलना चाहिए। और बच्चों जैसे मान लो टुडे तो यस्टरडे, ऐसे यस्टर नाइट भी होती है। हालांकि हम यस्टर नाइट का प्रयोग तो पोएट्री में करते हैं, जनरली हम किसका प्रयोग करते हैं? इन जनरल वी यूज लास्ट नाइट और द प्रीवियस नाइट। हम प्रीवियस नाइट का प्रयोग करते हैं, लास्ट नाइट का प्रयोग करते हैं, लेकिन यस्टर नाइट भी गलत नहीं है। क्लियर हो गई ये बात? तो बच्चों टुडेज नाइट तो बिल्कुल गलत है। अब आपको मेरे को समझाना यह है कि आपको ये बताया जाता है कि जिस सेंटेंस में टुडे या टू नाइट का प्रयोग होता है वो सेंटेंस जनरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है, क्योंकि ऐसे सेंटेंस में टेम्पररी अरेंजमेंट होता है, परमानेंट नहीं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं कि मिस्टर शर्मा टीचेस अस इंग्लिश, हमको श्रीमान शर्मा अंग्रेजी पढ़ाते हैं, लेकिन आज वो छुट्टी पर है, इसलिए क्या है टुडे, तो मिस्टर वॉटसन इज टीचिंग इंग्लिश टुडे, लेकिन आज हमको मिस्टर वॉटसन अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो टुडे आने के कारण आपने इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस किया। लता यूजुअली सिंग्स इन हिंदी, लता आमतौर पर हिंदी में गाती है, बट शी इज सिंगिंग इन तमिल टुडे, परंतु आज वो तमिल में गा रही है। तो बच्चों ये बात सही है कि जहां टुडे का प्रयोग होता है वो सेंटेंस इन जनरल माने जनरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है, लेकिन यदि भूतकाल की बात चल रही है तो वह पास्ट कंटिन्यूअस का भी हो सकता है। और तीसरी बात बच्चों ये भी है कि देखो बच्चों कभी कभी पास्ट सिंपल का भी होता है, जैसे टुडे आई मेट ए वेरी वेरी ब्यूटीफुल, है ना, मेरा मतलब ये है कि टुडे आई मेट ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, यो मैंने बोला, या मैंने आपको बोला कि टुडे आई जैसे टुडे ही मेट विद एन एक्सीडेंट, आज जो है उसका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। इस तरीके का आप जो अखबारों के अंदर टाइटल वगैरह पढ़ते हो तो टुडे शब्द आता है, तो बच्चों उसका प्रयोग क्या है पास्ट सिंपल में भी होता है। जैसे आज मुझको क्या मिली, आज मुझको एक खूबसूरत किताब मिली, आज मुझको एक जो बड़ी ही जो है रियल बुक मिली, तो अपन कैसे कहेंगे, देखो टुडे का प्रयोग हो रहा है, तो ऐसे नहीं कहेंगे टुडे टॉमी इज फाइंडिंग ए रियल बुक। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ये सच है कि टुडे का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, परंतु ये बात भी जोड़ दो कि कभी कभी पास्ट सिंपल में भी होता है। टुडे माने आज टॉमी फाउंड, यानी टॉमी को मिला, टॉमी को मिली, क्या मिली, रियल बुक यानी एक वास्तविक किताब। अब बच्चों आगे कौन सा चिन्ह आ रहा है, ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है बच्चों, ये वंडर को बताता है, ये सरप्राइज को बताता है, क्योंकि किताब तो बच्चों उन्होंने दिखी नहीं थी, सोचा ही नहीं था ये कोई किताब होती होगी जिसको कागज के ऊपर सारी चीजें मुद्रित कर दी जाती है, प्रिंट कर दी जाती है। तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ, वो बड़े हैरान हुए, और एंड इसीलिए बच्चों दे आर सेइंग सरप्राइजिंगली, वो कह रहे हैं बहुत हैरान होकर के, देख वो कह रहे हैं बहुत विस्मित होकर के क्या कि टुडे टॉमी फाउंड रियल बुक, आज टॉमी को मिली एक वास्तविक किताब। आगे देखो, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, किताब कैसी थी बच्चों, किताब तो बहुत ही बूढ़ी थी। नहीं बच्चों, ओल्ड का मतलब क्या होता है, इस पे भी जरा आपको समझा देते हैं। ये ओल्ड है बच्चों, जैसे मैं आपको कहता हूं द बुक वाज वेरी ओल्ड, यानी किताब बहुत ही ओल्ड थी, यानी किताब बहुत बूढ़ी थी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए बच्चों, किताब बूढ़ी नहीं होती है, किताब का मानवीकरण पर्सोनिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। मुझे ये कहना किताब बहुत पुरानी थी, निर्जीव थी। लेकिन बच्चों अगर मैं कहूं द वुमन और द लेडी वॉज वेरी ओल्ड, वो औरत कैसी थी, वो बहुत पुरानी थी, वो पुरानी नहीं थी बच्चों, वो बूढ़ी थी। आगे समझ में। तीसरी एक बात और बच्चों, आई एम 42 ईयर्स ओल्ड, मैं 62 साल बुढ़ा हूं, ये भी गलत। मैं 62 साल पुराना हूं, ये भी गलत। तीसरा अर्थ क्या निकलेगा, मैं 62 साल की आयु का हूं, ये ओल्ड है बच्चों। इस ओल्ड शब्द के ऊपर जो है जरा ध्यान दें, ये 3 प्रकार के मीनिंग कन्वे करता है। इट कन्वेज 3 टाइप्स ऑफ मीनिंग्स, ये 3 प्रकार के मीनिंग कन्वे करता है। आई एम 42 ईयर्स ओल्ड, हो गया हूं, 42 साल का हो गया हूं 1 जुलाई को। तो बच्चों मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं 42 साल बूढ़ा हूं, ऐसा अनुवाद गलत होगा। मैं 42 साल पुराना हूं, यह अनुवाद भी गलत होगा। ये अलग बात है कि जो मैं कहूंगा उसके अंदर भी बात तो वही छुपी हुई है, पर उसका सीधे सीधे अनुवाद इसे थोड़ी करते हैं, तो उसको दूसरे तरीके से कहते हैं। तो आपको कहना पड़ेगा ये मैं 42 साल का हो गया हूं,
ठीक है, ओके। उसी तरीके से दूसरी बात क्या बोली मैंने, दूसरी बात बच्चों मैंने ये बोल दी कि ओल्ड यानी द लेडी इज वेरी ओल्ड, औरत कैसी है, बहुत पुरानी है, नहीं वो बहुत बूढ़ी है, और बुक कैसी है, बुक बहुत ही पुरानी थी। समझ में आ गया है, आगे देखते हैं। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये किताब कैसी थी बच्चों, बहुत पुरानी किताब थी। यहां भी एक बात और समझ लो आप, जो बहुत काम आने वाली है आपके आगे, वो बच्चों क्या होता है, ये आर्टिकल होता है ना, इसका प्रयोग कहां होता है, देखो ए बुक, बताओ कहां पर प्रयोग हुआ इसका, इसका प्रयोग बच्चों नाउन के पहले हुआ। अब देखो एन ओल्ड बुक, अब बताओ कहां पर प्रयोग हुआ, एक पुरानी किताब, इस ओल्ड एडजेक्टिव के पहले हुआ, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि नहीं। अब देखो ए वेरी ओल्ड बुक, अब बताओ कहां चला गया। अब बच्चों ये तो क्या है, नाउन है, ठीक है, ये इसके पहले आ रहा तो ये एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव के भी पहले आ रहा तो ये प्रविशेषण है, प्रविशेषण, लेकिन अंग्रेजी में इसको एडवर्ब कहेंगे, ये एडवर्ब है बच्चों, तो इस एडवर्ब के पहले ये आ गया है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आर्टिकल का प्रयोग तो नाउन के पहले तथा नाउन के अनुसार होता है, परंतु यदि आर्टिकल से पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है तो उस आर्टिकल का प्रयोग उस एडजेक्टिव के पहले तथा उसी के उच्चारण की ध्वनि के अनुसार होगा। परंतु यदि उस एडजेक्टिव के पहले किसी एडवर्ब का प्रयोग हुआ है तो उस आर्टिकल का प्रयोग उस एडवर्ब के पहले तथा उसी के अनुसार होगा। परंतु अगर आप इसको नाउन को हटा दो, यहां से देखो इसको हटा दो, बुक को हटा दो, आर्टिकल अपने आप हट जाएगा, इस बुक को हटा दो, आर्टिकल अपने आप हट जाएगा। यानी बच्चों लिख लो नो नाउन नो आर्टिकल, नो नाउन नो आर्टिकल का मतलब जब तक वाक्य में नाउन का प्रयोग नहीं होगा तब तक आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं होगा। बच्चों ये स्थापित नियम है, दिस इज एन एस्टैब्लिश्ड रूल। और इसके बच्चों थोड़े अपवाद हैं, 2 अपवाद या 3 अपवाद हैं, परंतु वो भी अपवाद नहीं है। एक्चुअली एडजेक्टिव के पहले भी नाउन आर्टिकल का प्रयोग होता है, लेकिन वो तब होता है जब नाउन की तरह फंक्शन करता है, या एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग तब होता है जब वो पैरेलल सेंस में काम करता है। जैसे द हायर यू गो द कूलर इट इज, यानी जो जो ऊपर जाएंगे त्यों त्यों क्या होगा, त्यों त्यों फिजाएं ठंडी होती जाएंगी, और जो माहौल है बच्चों वो ठंडा होता जाएगा। तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। ओके। तो बच्चों मैं आ गया हूं, पुनः आपकी सेवा में हाजिर हो गया हूं। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, अर्थात एक बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट, मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था कि, मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था, दैट माने की होता है, वंस यानी क्या होता है बच्चों, 1 बार 2 बार 3 बार, अंडरलाइन करके लिख लेना। ये है बच्चों एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये बारंबारता सूचक क्रिया विशेषण है, वंस ट्वाइस थ्राइस। अब बच्चे क्या करते हैं, वंस ठीक है, फिर ट्वाइस ठीक है, थ्राइस, फिर वो करते हैं फोराइस। तो बच्चों फोराइस नहीं करना है, ये इतना ही होता है, 3 तक ही चलता है ये, वंस ट्वाइस थ्राइस। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार होते हैं, आपको कहना पड़ेगा 4 टाइम्स। और कुछ लोग बोलते हैं 2 टाइम्स, क्या बोलते हैं 2 टाइम्स। तो बच्चों वो तो गंवार होते हैं, इस तरीके की अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए, 2 टाइम्स नहीं होता, 3 टाइम्स नहीं होता। आई बात समझे। तो अगर आपको कोई टीचर पढ़ाते वक्त या कोई आप किसी के मुंह से 2 टाइम्स 3 टाइम्स सुनो तो समझ लेना, है ना। आपको बोलना चाहिए ट्वाइस, आपको बोलना चाहिए थ्राइस, लेकिन बच्चों 4 आती है, 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स। समझ में आ गई ये बात, ओके। तो देखो मैं कह रहा था कि मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट, एक बार मार्गी के ग्रैंडफादर ने कहा था कि व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वो क्या थे, जब वो नन्हे से लड़के थे। व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, लिटिल का मतलब जानते हो बच्चों, ये लिटिल जो है बच्चों ये एडजेक्टिव भी होता है और ये डिटरमिनर भी होता है। कैसे,
लिटिल वाटर ये क्वांटिटी बता रहा है, ये अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन बच्चों लिटिल तो आप जानते हो, लिटिल क्या तो बॉय आ रहा है, बॉय अनकाउंटेबल कहां है, बॉय तो काउंटेबल है। तो बॉय तो काउंटेबल है, तो जब आप पढ़ते हो डिटरमिनर्स के अंदर आपको पढ़ाया जाता है कि साहब लिटिल के बाद आने वाला नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होता है, तो ये बात तो गलत हो गई है। हालांकि वो बात अपनी जगह सही है, क्योंकि लिटिल जब डिटरमिनर का काम करता है तब उसके बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल होता है। लेकिन यहां तो ये डिटरमिनर का काम कर ही नहीं रहा है, ये तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। तो बच्चों जरा देखना, व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, अर्थात जब वो एक नन्हे से लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर, तब उसके दादा ने, दादा के भी दादा ने, दादा के भी दादा ने, दादाजी के भी दादाजी ने, ठीक है। तो बच्चों आप ये समझो कि मार्गीज ग्रैंडफादर वन सेड दैट, मार्गी ग्रैंडफादर ने या उसके दादाजी ने या उसके दादा ने एक बार कहा था कि वैन, पिता में बोलते हैं आप उसको, है ना, वैन वाज अ लिटिल बॉय, जब वो एक नन्हे से लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट, तब उसके ग्रैंडफादर ने, यानी ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने उनको बताया था, क्या बताया था, दैट, क्या बताया था कि देयर वाज अ टाइम, लिखो बच्चों अंडरलाइन कर लो, देयर वाज अ टाइम का मतलब होता है एक ऐसा जमाना था। आप जानते हो बच्चों, जब दो बुड्ढे मिलते हैं तो वो पुराने अपने जमाने की बातें करते हैं कि साहब कैसो टाइम आ गया, ये कैसा जमाना आ गया है, आजकल के छोरी छोरी ऐसे हैं वैसे हैं, और हमारे जमाने में इतनी अच्छी बातें हुआ करती थी। तो ये बच्चों क्या है कि अब जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो फिर हम भी यही कहेंगे कि साहब हमारे जमाने में ऐसा होता था वैसा होता था। तो एक बूढ़ा आदमी जो है, दादा का भी दादा है, तो उन्होंने कहा कि साहब देयर वाज अ टाइम, अर्थात एक जमाना था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड, ये बच्चों पेशी वो इसका वाक्य है, when all stories were printed by them, अब by them को अनइम्पोर्टेंट मानते हुए हटा दिया गया है। तो when all stories were printed, जब तमाम कहानियां मुद्रित हुआ करती थी या तमाम कहानियों को छापा जाता था। अब बच्चों देखो, पब्लिश यानी प्रकाशित करना या छापना होता है, लेकिन प्रिंट को जब आप हिंदी अनुवाद बोलते हो तो उसका मतलब बच्चों होता है मुद्रित करना, मुद्रण, ठीक है। छापाखाना हुआ था, मुद्रण कला का आविष्कार हुआ था बहुत पहले, तो आपको पता भोजपत्रों पर इन पे लिखते थे लोग बाग। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जब लेखन कला का आविष्कार हुआ तो लोग बाग लिखने लगे भोजपत्रों पर इन पे। पहले तो कविता चली थी, लेकिन फिर गद्य आया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जो गद्य का आविर्भाव है वो आधुनिक समय की जो है सबसे बड़ी क्रांतिकारी घटना है। आधुनिक समय की सबसे बड़ी क्रांतिकारी घटना है वो क्या है, प्रोज राइटिंग, ठीक है बच्चों, गद्य लेखन है। तो आइए जरा देखना, देयर वाज अ टाइम, अर्थात उन्होंने बताया था कि एक ऐसा जमाना था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब क्या होता था, तमाम कहानियां कागज पर मुद्रित हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि एक ऐसा जमाना था जब तमाम कहानियां, उन्होंने कहा कि एक ऐसा जमाना था जब सारी की सारी कहानियां कागज पर मुद्रित हुआ करती थी, दे टर्न्ड द पेजेस। अब वो बात तो बच्चों याद आया उनको, ये तो पूर्व दीप्ति शैली है, खत्म हो गई वो फ्लैशबैक, तो अब नया पॉइंट चल रहा है। अब वो दोनों लड़के लड़की, ये दोनों लड़के लड़की, बच्चों ये कहानी कुछ ऐसी है, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, मुझे ठीक से उसका नाम याद नहीं है। उसमें भी एक लड़का लड़की होते हैं, छत के ऊपर एक चिड़िया अंडे देती है और वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो छिपके अंडों को देखते हैं, है ना। तो वो वैसी कहानी है, उधर अंडे हैं, इधर क्या है, इधर एक पुरानी किताब है। तो दोनों कहानियों का भाव साम्य है, दोनों कहानियों के अंदर बच्चों भाव का कोई रिलेशन है, ठीक है। तो आपको वो कहानी अगर मिली तो आपको उसको जरूर पढ़ना चाहिए। दे टर्न्ड द पेजेस, अर्थात उन्होंने क्या किया बच्चों का, उन्होंने पन्ने पलटे। जैसे अपन ये पन्ना होता है, ये देखो मेरी तरफ देखो, ये यूं है। अब बच्चों में क्या करूंगा, ये खत्म होती है मैं इसको पलटूंगा। तो दे टर्न्ड द पेजेस, अर्थात उन्होंने पन्ने पलटे। क्या किया बच्चों, उन्होंने पन्ने पलटे। विच वर येलो, जो पीले पड़ गए थे। अरे भाई बच्चे एक बात बताओ, अगर आपको कोई 150 साल पुरानी किताब मिल जाए, 150 साल पुरानी है लेकिन छपे, वो तो छपी तो उसको और भी 50 साल पहले होगी वो, तो कुल मिलाकर के तो बच्चों वो तो 250 साल या 300 साल पुरानी किताब हाथ लग गई तुम्हारे से। अब 250-300 साल किताब पुरानी अगर आपके हाथ लग जाती है, या 200 साल पुरानी किताब भी आपके हाथ लग जाती है, तो उसके पन्ने कैसे होंगे। जाहिर सी बात है बच्चों, अगर ये भी कर दो ये, तो पीपल के पत्ते की, सूखे पत्ते की मानिंद क्या होगा, वो टूट जाएंगे, ऐसा कुछ। तो विच वर येलो, यानी जो पीले पड़ गए थे। कौन पीले पड़ गए थे, वो लड़के और लड़की पीले नहीं पड़े थे, बल्कि उनके हाथ में बच्चों जो किताब थी, उस किताब के जो कागज थे, जो पेजेस थे, वो पीले पड़ गए थे। एंड क्रिंकली, और बच्चों एक बात बताओ, क्रिंकली का मतलब जानते हो, आपके कपड़ों के प्रेस कर देते हैं तब तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर प्रेस नहीं ऐसे गसूंद के रख दोगे आप तो फिर क्रिंकली होंगे वो, यानी सिलवटें। क्या होता है उसको, सिलवटें। तो बच्चों उसके कागज कैसे थे, पीले पड़ गए थे। और क्रिंकली का मतलब होता है कि उनमें सिलवटें पड़ गई थी। एंड इट वाज एवफुली फनी, एंड इट वाज एवफुली फनी का मतलब है बच्चों, एंड इट वाज वेरी, इट वाज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग फॉर देम। और बच्चों उनके लिए बेहद रोचक बात थी।
एंड इट वॉज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, एंड इट वॉज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, अर्थात ये बात जो है बेहद रोचक थी, टू रीड वर्ड्स, ऐसे शब्दों को पढ़ना। अब एक बात बताओ, हम तो कैसे शब्द पढ़ते हैं, ये मोबाइल है, स्क्रीन को हम यूं करते हैं, यूं करते हैं, तो क्या होता है, अक्सर भागते हैं। लेकिन उनकी किताब के ऊपर बच्चों ये कागज थे जो कैसे थे, दे स्टूड स्टिल का मतलब वो स्थिर थे, और जैसा कि ऐसे उंगली फेरते क्या होता है, यूं यूं करते हैं, आपको पता है वो अक्सर आगे पीछे भागते हैं, ये तो भाग ही नहीं रहे थे। तो ऐसा कुछ जरा देखो, ऐसी किताब पहली बार देखी थी उन्होंने, तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़े हैरान हुए। एंड इट वॉज एवफुली फनी, और ये बेहद रोचक था उनके लिए, ये बेहद ही मजेदार था उनके लिए, टू रीड वर्ड्स, यानी ऐसे शब्दों को पढ़ना, दैट स्टूड स्टिल, जो स्थिर खड़े थे। स्टिल का मतलब क्या होता है बच्चों, दैट स्टूड स्टिल, यानी जो स्थिर खड़े थे, एडवर्ब है, तो एडवर्ब है तो बच्चों किसका अर्थ दे गए, वो कैसे खड़े थे, वो स्थिर खड़े थे। और स्टिल बच्चों एडजेक्टिव भी होता है, जैसे स्टिल लाइफ, हिंदी में पढ़ोगे आप बच्चों, हिंदी में फणीश्वर नाथ रेणु का एक लेख पढ़ोगे जिसका नाम है स्टिल लाइफ। नाम तो अंग्रेजी का है पर वो लेख हिंदी में, स्टिल लाइफ का मतलब अस्पताल में भर्ती हो जाता है वो, और वहां पर लोग उसको उसके नाम से नहीं जानते, वहां उसको क्या बेड नंबर 13 के नाम से जानते हैं, बेड नंबर 11 13 जो भी उसको नाम दिया गया है। कैद में आप जानते हो, कैदी नंबर फला फला, उसका नाम खत्म हो जाता है, उसकी संख्या खत्म हो जाती है, उसको एक अलग नाम मिल जाता है, नंबर से जाना जाता है उसको उसके कोड नंबर से जाना जाता है। इस प्रकार का वो स्टिल लाइफ है। तो लाइफ के पहले स्टिल आया है, तो लाइफ यानी नाउन के पहले है, तो वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो आप इस बात को समझो बच्चों, स्टिल क्या है, व्हाट आर यू डूइंग स्टिल, तुम अभी भी क्या कर रहे हो, ये एडवर्ब है। और स्टिल लाइफ ये कैसा, स्टिल वाटर, ठहरा हुआ पानी, ठहरे हुए पानी में हम कंकड़ डालते हैं। तो स्टिल लाइफ का मतलब क्या होता है, स्टिल लाइफ का मतलब या स्टिल वाटर का मतलब स्थिर, तो एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है उसकी, है ना, कि आपने किस रूप में इसका प्रयोग किया है। इंस्टीड ऑफ मूविंग, इंस्टीड ऑफ मूविंग का मतलब होता है बच्चों हिलने के स्थान पर, किस हिलने के स्थान पर, द वे माने उस प्रकार, इन द वे दे वर सपोज टू, यानी उस प्रकार से जिस प्रकार से उनके बारे में माना जाता है। यानी स्क्रीन के ऊपर, ऑन अ स्क्रीन, यू नो, आप जानते हैं कि कोई स्क्रीन जो होती है, मोबाइल की स्क्रीन जिसे बच्चों आप डिस्प्ले कहते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन या टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर जिस प्रकार से हैं, वो अक्सर जो है वो बच्चों हिलने के बजाय, जैसा कि उनके बारे में ऐसा माना जाता है कि वो तो हिलते हैं, तो हिलने के बजाय बच्चों क्या थे, वो तो चुपचाप एक जगह खड़े थे। अच्छा एक बात और देखो, इंस्टीड ऑफ मूविंग, ये बच्चों ऑफ आ रहा है ना, अब इसके आगे मूव नहीं आ सकता है, जरा ध्यान दो, क्या नियम है, नियम यह है बच्चों, प्रीपोजिशन के ठीक बाद यदि कोई वर्ब आएगी तो अपने साथ में आईएनजी जरूर लेकर आएगी। ए प्रीपोजिशन शैल ऑलवेज बी फॉलोड बाय द जिरंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रीपोजिशन के ठीक बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो अपनी जिरंड फॉर्म में आएगी, अर्थात वो अपने साथ में आईएनजी लेकर के आएगी। आ गया समझ में। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक, और फिर, एंड देन यानी और फिर, व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, व्हेन दे टर्न बैक अर्थात जब वो वापस लौटे, कहां पर, जब वो वापस लौटे नहीं बच्चों, जब वो वापस आए, क्योंकि लौटने के साथ कभी वापस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रिटर्न अपने बाद कभी बैक नहीं लेता है, इसलिए हम कहते हैं आ अब लौट चले, हम कभी ऐसे नहीं बोलते कि आ अब वापस लौट चले, यानी लौटने में ही वापस का भाव अंतर्वलित है, इसलिए लौटने के साथ में वापस नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वापस आना या वापस जाना जरूर बोलना चाहिए। तो व्हेन दे टर्न्ड बैक अर्थात जब वे वापस मुड़े, कहाँ, टू द पेज बिफोर का मतलब पहले वाले पन्ने के ऊपर, जब वो पहले वाले पन्ने के ऊपर वापस मुड़े, और फिर जब ये पहले वाले पन्ने पर वापस मुड़े, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, इसके ऊपर सेम वर्ड्स का मतलब वही शब्द लिखे हुए थे, इसके ऊपर वही वाले शब्द लिखे हुए थे। जबकि हम आपको पता है कि अपने मोबाइल को, अपनी स्क्रीन को इधर उधर करते हैं तो पहले पता नहीं कौन से अक्षर आ जाते हैं, फिर कौन से आ जाते हैं, लेकिन वहां तो वही अक्षर लिखे हुए थे, है ना, ऑन इट, दैट इट हैड हेड, दैट इट हैड हेड, यहां बच्चों एक हेड तो सहायक क्रिया है, और एक हेड जो है बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो बताओ क्या हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, है ना। तो दैट इट हैड हेड अर्थात दैट इट हैड गॉट, दैट इट हैड गॉट अर्थात जो इसके ऊपर लिखे हुए थे, व्हेन दे रेड इट, रीड नहीं बच्चों, रेड बोला मैंने, व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने इसको पहली बार पढ़ा था, व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम अर्थात जब उन्होंने इसको पहली बार पढ़ा था, और तब इसके ऊपर बच्चों जो अक्षर लिखे हुए थे, जब दोबारा वो उसी पन्ने के ऊपर वापस गए तो उसके ऊपर वही अक्षर लिखे हुए थे। गी से टॉमी, गी टॉमी बोला, व्हाट ए वेस्ट, क्या बर्बादी है, व्हाट ए वेस्ट का मतलब कितना व्यर्थ है, कितना नाहक है, ठीक है बच्चों, व्यर्थ, वी प्लस अर्थ, व्यर्थ यानी जानते हो, ये यहां संधि होती है इसमें, बेकार, नाहक, तो ये सैड, तो ये या जी सैड टॉमी ने कहा, व्हाट ए वेस्ट। अब बच्चों ये व्हाट ए वेस्ट के आगे पता कौन सा चिन्ह आना चाहिए था, इस किताब में गलत है, और बच्चों इसके आगे आएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये मेरे कहने शुद्ध कर लो, एनसीईआरटी किताब है तो कोई बात नहीं है, वो तो है, उसमें तो अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन व्हाट ए वेस्ट जो है बच्चों, इसके बाद में क्या नहीं आएगा, फुल स्टॉप नहीं आएगा, इसके बाद क्या आएगा,
इसके बाद बच्चों ये आएगा, ये वाला चिन्ह लगाओ, इसको कहा जाता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या मार्क ऑफ इंटरजेक्शन, क्योंकि उन्हें ताज्जुब हो रहा है, उनको हैरानी हो रही है, इसलिए चिन्ह तो यही आएगा। ठीक है, तो सेड टॉमी, टॉमी ने कहा व्हाट ए वेस्ट, अर्थात क्या बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, इसका मतलब होता है व्हेन यू हैव गॉन थ्रू द बुक, अर्थात जब आप एक बार किताब को पढ़ चुके होते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम इसको फेंक देते हो। अरे यूज एंड थ्रो, अर्थात एक बार जब आप किताब को पूरी पढ़ चुके होते हो तो तुम इसको फेंक देते हो, क्या वेस्ट है। आई गेस, मैं ऐसा अनुमान लगाता हूं। और टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड, हैव के बाद बच्चों हेड आ रहा है, यानी हैव गॉट, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव गॉट का मतलब अवश्य हमारा टेलीविजन का जो स्क्रीन या हमारा जो दूरदर्शन का पटल है वह अवश्य क्या है बच्चों, वो अवश्य रखता है ना, गॉट अर्थात ये अवश्य रखता है ए मिलियन बुक्स, ए मिलियन का मतलब 10 लाख किताबें रखता है वो ऑन इट, यानी इसके ऊपर, एंड इट इज गुड एंड इट इज सफिशियंट, गुड का मतलब होता है बच्चों एंड इट इज सफिशियंट फॉर प्लेंटी मोर, और ये बहुत सारी किताब, और अगर इस बहुत सारी किताबें इसके अंदर और रख दी जाए तो ये तो उनके लिए भी क्या है, सफिशियंट है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसको दूर नहीं फेंकूंगा। आई वुडंट थ्रो इट अवे अर्थात मैं इसको दूर नहीं फेंकूंगा, किसको, ये जो इस किताब है ना, इसको मैं इसको दूर नहीं फेंकूंगा। सेम विद माइन, और ये मेरा जो मतलब किताब को तो क्या है, लेकिन वो कौन सी ई बुक जो है उसको दूर नहीं फेंकूंगा। ठीक है, सेम विद माइन, ऐसा ही मेरे साथ है। अंडरलाइन कर लो बच्चों, इसका मीनिंग लिख लो, सेम विद माइन का मतलब ऐसा ही मेरे साथ है, मेरे साथ भी ऐसा ही है। सेड मार्गी, मार्गी ने कहा शी वॉज 11, वो 11 थी। अब बच्चे 11 नहीं थी, वो एक ही थी, वो 11 की तरह लगती थी ऐसा भी नहीं है। शी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड, मैं ये कहना चाहता हूँ शी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड, वो 11 साल की हो गई थी, 11 साल पुरानी हो गई थी, 11 साल बुढ़ी हो गई थी। एंड हैडंट सीन एज मेनी टेली बुक्स, और उसने उतनी एज मेनी का मतलब उतनी टेली बुक्स उसने नहीं देखी थी, उतनी सारी टेली बुक्स नहीं देखी थी। टॉमी एड, टॉमी जितनी टेली बुक्स उसने नहीं देखी थी, टॉमी तो 13 साल का है ना, ही वो 13, वो तो 13 साल का था, तो वो ज्यादा किताबें देख चुका था, ये बेचारी तो अभी इतनी देखी नहीं थी। शी शेड, उसने कहा वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने कहा बता तेरे को किताब कहां मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में मिली। ही पॉइंटेड, ही आंसर्ड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे जवाब दिया, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में मशरूफ था, वो पढ़ने में मशरूफ था। इसलिए बच्चे क्या, किशोरावस्था में बच्चों में इस तरीके होते हैं, मूर्ख तो क्या जानती है, इस तरीके की अदाकारी थी उसकी। तो जैसे कोई पढ़ने का बहाना करते हुए उसने कहा, बिना देखे बोला इन माई हाउस, मेरे घर में, इन द अटिक, कहां मिली, अटिक में मिल गई। अटिक क्या होती है, अटिक माने अटारी होती है, अटिक माने अट्टालिका होती है। ठीक है, तो अट्टालिका के अंदर मिल गई। तो व्हाट इज इट अबाउट, ये किसके बारे में है, ये स्टोर रूम की तरह होता है बच्चों, अटिक का मतलब वो जो कबाड़ खाना होता है ना, जंकी यार्ड, वहां मिल गई। और तो व्हाट इज इट अबाउट, ये किसके बारे में है, वो बोला स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी वॉज हेटफुल, मार्गी को घृणा हो गई, वो स्कूल से नफरत करती थी। स्कूल क्या, स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, अर्थात स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या है, क्या है स्कूल के बारे में जो लिखो। ये अपने मकान के एक कमरे के अंदर तो स्कूल होता है, और वो रोबोट मास्टर आता है पढ़ाता है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। तो बच्चों इस तरह से आज की बात यही समाप्त, और आइए अगली बात अगली क्लास में। नमस्कार।